जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESV हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सूरदास के पद में गोपनीयों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है किससे की है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि सूरदास के पद में गोपनीयों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो ये तुलना किए हुए हैं कमल के पत्ते से। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब, कमल के पत्ते से किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है और प्रश्न पूछा गया है आपसे कि पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए बताएंगे आप। तो पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पादपों में जाइलम जो है ये जल के वहन के लिए जो है उत्तरदायी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, जल का वहन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना है यहां पे किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी करेंगे आप सही जवाब, महात्मा गांधी के द्वारा ये किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी का जो चश्मा कहानी में चश्मे वाले को लोग किस नाम से बुलाते हैं। तो याद रखेंगे आप कि नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मे वाले को लोग किस नाम से बुलाते थे। तो इनको बुलाते थे आपके कैप्टन के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की उच्चतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो इनकी दूरी होते हैं आपके 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है कि बेल्जियम की राजधानी क्या नाम है। तो बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम होगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे आप कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। तो प्रतिदिन शब्द में जो है अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवयवी भाव समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पादप हार्मोन है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, साइटोकाइनिन, जो कि एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी सही जवाब है, साइटोकाइनिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे आप कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है इनकी शुरुआत 1973 में किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1973 में किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि जॉर्ज पंचम की नाक यज्ञ में किस विदेशी अतिथि के
भारत आने की बात कही गई है। तो जॉर्ज पंचम की नाक यज्ञ में किस विदेशी अतिथि के भारत आने की बात कही गई है? तो ये कहे गए हैं आपके किसके? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है रानी एलिजाबेथ द्वितीय होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 11वां प्रश्न है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इनसे हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस आयन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 12वां नंबर है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत में करेंसी नोट जो है ये कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चलिए बताएंगे आप। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इनमें होते हैं कुल 16 मात्राएं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 16 मात्राएं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर कि किसी अम्लीय विलय का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी अम्लीय विलय का पीएच मान कितना होता है? तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष जो है ना हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति है ये किस वर्ष हुए थे? तो याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है कि बाल गोविंद भगत किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए गाते हैं? चलिए बताएंगे। तो बाल गोविंद भगत किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए गाते थे? तो ये हो जाएंगे आपके सजरी के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पे क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है यहाँ पे आवश्यक होगा उपयुक्त में से सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यहाँ पे क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यानी कि ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, उपयुक्त में से सभी जरूरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गेहूं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहुत प्रिय होना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है ना क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा सही जवाब, एम्पियर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये आए हुए थे आपके 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1948 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने किस फल को बिना खाए ही खिड़की से बाहर जो है फेंक दिया? तो लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने किस फल को बिना खाए ही खिड़की से फेंक दिया? तो याद रखेंगे खीरा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, खीरा को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 23 क्वेश्चन है कि कोई विलियन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा?
तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो इनका पीएच मान संभवतः हो जाएंगे 10। ऑप्शन डी सही जवाब है, 10 हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब, वोल्ट मीटर कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो है यहां पे हो जाएंगे आपके रति। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, रति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 26 नंबर है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो याद रखेंगे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ये जनन होते हैं आपके ईस्ट में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, ईस्ट में होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ? तो याद रखेंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 28 क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किस राज्य की प्रकृति सुंदरता का वर्णन किया है? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है? तो ये किए हुए हैं आपके सिक्किम के। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिक्किम के होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किस खनिज को उद्योग की जननी और काला सोना भी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योग की जननी और काला सोना भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे ये कहे जाते हैं कोयला को। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, कोयला को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 31 नंबर है कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो याद रखेंगे आप कि विद्यालय शब्द में जो है यहां पे हो जाएंगे दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन सी सही जवाब है, दीर्घ स्वर संधि। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 32 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो है कुल यहां पे आपके 2 नियम होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 2 नियम होते हैं। आगे देखिए और अगला प्रश्न यहां पे पूछा है 33 नंबर कि वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य आधार होगा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वैद्यनाथ मिश्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये करते हैं पराबैंगनी किरणें से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, पराबैंगनी किरण से करते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।